हरियाणा में मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि दो बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला रहने वाला है। जो इन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जो सामाजिक विभाजन किया जाट वर्सेस गैर जाट का, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हरियाणा में सत्ता प्राप्ति की एक राह आसान हुई। दरअसल देखिए, अब जो सबकी नजरें हैं वो टिकट को लेकर है कि आखिर किस तरह के टिकट बंटने चाहिए। लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी देखा गया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन के विरुद्ध काफी आक्रोश है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जाट समाज ने बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो एक मैसेज देने की कोशिश हो कि यहाँ ना जाट है, ना सैनी है, ना अहिर है और ना यहाँ पर गुजर है। तमाम जो लोग हैं, अगर लगता है कि एक गुजर और 20 जाट को इकट्ठा कर अगर उनका वोट एकजुट कर सकता है, क्यों ना इस पर इसकी एक पहल होनी चाहिए। और आप देखिए कि जो किसान आंदोलन हुआ और किसानों के विरुद्ध जो 3 कानून आए और किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है हरियाणा में। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु साहब है। वो लंबा अनुभव उनका और देश की राजनीति पर नजर रखते हैं और खासकर हरियाणा। और जब हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो जगदीप सिंधु साहब से आज समझेंगे। सिंधु साहब, आपका बहुत स्वागत। और सवाल यही कि आखिर हरियाणा की राजनीति में उठापटक अब शुरू हो गई। पंचकुला से बीजेपी ने शुरुआत इस चुनाव की कर दी और उधर अब बीएसपी और इनेलो। अब क्या टक्कर चुनावी आपको दिख रही है? क्या नुकसान, फायदा, नफा क्या आपको नजर आ रहा है अभी हाल की राजनीति को अगर देखें? राहुल जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अभी 10 साल से सत्ता में है और उनके लिए चुनौती फिर बनी हुई है वापस सत्ता में आने के लिए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल करते हुए अपने चुनाव के लिए जो घोषणा है वो पिछले हफ्ते पंचकुला में पूरी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक, समर्थकों की बैठक करके वहां से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनको भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, तो उन्होंने वो अपना बिगुल वहां से बजाया है और ये कहा है कि हरियाणा के जो चुनाव हैं विधानसभा के, अब वो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में लड़े जाएंगे। तो इस एक चुनाव की घोषणा के बाद कई तरह के कयास और कई तरह की अटकलें, अनुमान हरियाणा की राजनीति में लगने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि दो बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला रहने वाला है। अन्य जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनमें इनेलो कभी सत्ता में रही एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी ताकत, क्षेत्रीय बड़ी ताकत थी, राजनीतिक ताकत, वो धीरे धीरे जिस हालात में आज पहुंच गई है, उसके लिए उनकी अपनी नीतियां और उनके अपने अंतर्द्वंद ही उसके पृष्ठभूमि में रहे हैं। तो आज की स्थिति में जो लोकसभा के चुनाव जब हुए, तब सामने स्पष्ट आया कि इनेलो जो है उसको, उसका जनाधार बहुत सिमट गया है और इनसे अलग होके जो अन्य पार्टी इन्हीं के परिवार से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने जो जननायक जनता पार्टी बनाई थी, वो लगभग यहाँ बिल्कुल सिमट गई है, जिसका कोई भी आधार, जनाधार कहीं भी उस क्षेत्र में नहीं बचा जहां उनको बहुत ज्यादा बढ़त मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो अब देखा जाए तो जहां तक राजनीतिक जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उस ताकत में इनेलो जिसने जिस तरह से अपना आधार खोया है, अब वो जो बहुजन समाज पार्टी के पास पहुंचे हैं एक समझौता करने के लिए, राजनीतिक समझौता हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो ऐसा लगने लगा है कि एक क्षेत्रीय दल जो अपनी पहचान रखता था, एक बड़ी राजनीतिक ताकत था, जिसका बड़ा जनाधार था, आज उसको फिर बसपा की बैसाखी का सहारा चाहिए अपनी कुछ सीटों के लिए। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये इस प्रकार का एक प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी किया था और भजन लाल ने जब कांग्रेस से अलग होके उनके अपने बेटे के भविष्य को
संतुलित करने के लिए जब ये बनाई थी पार्टी हरियाणा जनहित पार्टी, तो एक समय आया था कि केंद्र में इतने बड़े और ताकतवर रहे नेता भजन लाल को एक क्षेत्रीय नेता जो बहुजन समाज पार्टी की मायावती थी, उनके पांव तक छूने पड़े थे समझौता करने के लिए। तो उसपे भी हरियाणा में बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और उसका भी कोई ज्यादा फल यहाँ नहीं मिल पाया। नहीं मिला था, लेकिन जो अब जो जाट और दलित की जो एक गठजोड़ बनाने की कोशिश, अब आप ये मान रहे हैं कि अभी जो मुख्य मुकाबला होगा वो बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। ये जाट और दलित का जो गठजोड़ है शायद इस बार आपको नहीं लगता कि चलेगा? राहुल जी, जहां तक दलित समाज की बात है, हरियाणा में दलित समाज का एक अच्छा बड़ा प्रभाव और बड़ा वर्ग है। और अगर आप हरियाणा की राजनीति को समझना चाहें या हम अपने दर्शकों तक बताना चाहें, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो एक सामाजिक प्रयोग किया था, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, उस सामाजिक प्रयोग के तहत जो हरियाणा में प्रचलित एक सेंटीमेंट या एक बहुल जाति और सामाजिक तौर पे जो इन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जो सामाजिक विभाजन किया जाट वर्सेस गैर जाट का, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हरियाणा में सत्ता प्राप्ति की एक राह आसान हुई। लेकिन जो सामाजिक संरचना है, क्योंकि हरियाणा एक कृषक समाज का प्रदेश है, एक भाईचारे का प्रदेश है और हरियाणा के भाईचारे को एक एक बड़े आदर्श के रूप में पूरे भारत में देखा जाता है। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो नूह में जिस तरह से असंतोष हुआ, जिस तरह से एक एक झड़पें हुई, जो नूह में भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल के जो कुछ लोगों ने जो मुस्लिम भाईचारा है उनके साथ जिस तरह की झड़पें हुई और जो दंगे हुए, उसके बाद जिस तरह हरियाणा का जो जाट समाज है वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ एकदम से एकजुट होकर खड़ा हुआ, तो उससे बहुत प्रभाव हरियाणा में पड़ा इस बात का कि हम अपने भाईचारे को किसी भी प्रकार टूटने नहीं देना चाहते। दरअसल देखिए, अब जो सबकी नजरें हैं वो टिकट को लेकर है कि आखिर किस तरह के टिकट बंटने चाहिए। और कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में पिछले कुछ समय से सत्ता से बाहर है, लंबे समय से, अब उसको वापसी सत्ता में आना है, तो किस तरह के आपको लगता है कि अब किस तरह के बदलाव की जरूरत है? और यहाँ पर जो एक सर्व समाज का वोट इकट्ठा हो, सर्व समाज के लोग अब यहाँ एकजुट होकर आए, वो आपको किस तरह से लगता है कि टिकट बंटवारे में किन चीजों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रहा है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर जिस तरह से आपने कह दिया कि अब तमाम जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारियों में उन्होंने शुरुआत कर दी। राहुल जी, हरियाणा में मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति टिकटों के बंटवारे के लिए बड़े सदी हुई रणनीति को कांग्रेस को अपनाना चाहिए, क्योंकि अब जो जमीनी जो अभी स्थितियां हैं उसमें कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी देखा गया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन के विरुद्ध काफी आक्रोश है और वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व और प्रादेशिक प्रशासन और प्रादेशिक सरकार के खिलाफ भी उतना ही सशक्त है। कांग्रेस की जहां तक बात आती है तो कांग्रेस के लिए चुनौती है कि अब जो पहले 36 बिरादरी के भाईचारा और सर्व समाज का जिस प्रकार से कांग्रेस एक एक प्रयोग करती रही है और सभी को साथ लेके चलती रही है, तो मुझे लगता है कि टिकटों के बंटवारे में भी कांग्रेस अब उसी वो ध्येय को लेके हरियाणा की टिकटें बांटेगी और उनको बांटनी भी उसी तरह से चाहिए ताकि एक जो सामाजिक विभाजन है उसको कम से कम किया जा सके और हरियाणा का जो सामाजिक भाईचारा है, जो सामूहिकता है, जो एक आपसी सहयोग का सिद्धांत है, उसको फिर से सशक्त किया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक एक ऐसी रणनीति पे काम करना चाहेगी जहां वो सामाजिक समीकरणों को इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी जिसमें जो पिछड़ा वर्ग है, जो
अन्य वर्ग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो और दूसरे वर्ग हैं, वो जो बहुल वर्ग है जिसको जाट कहते हैं, या जो अग्रणी है, अग्रणी समाज है, उसके समानांतर उनको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने अभी भी घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव हैं वो नायब सैनी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता रहे जाट समाज के, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जाट समाज ने बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। और अगर आपको याद दिलाऊं तो भारतीय जनता पार्टी में जाट बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वापस कांग्रेस में आए हैं। उन्हीं के बेटे जो हिसार से सांसद थे, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो वो सारी की सारी चीजें एक तरह से इंगित करती हैं कि हरियाणा में दोबारा से जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक भाईचारा है, जो 36 बिरादरी का एक सामूहिकता थी, वो दोबारा पनपने लगी है, दोबारा सुदृढ़ होने लगी है। तो कांग्रेस उसी को आधार मान के अपनी अपनी रणनीति तय कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी उसके बिल्कुल अलग तरीके से उसको भुना सकती है। बिल्कुल, यानी आपने बहुत अच्छी बात कही। सामाजिक संरचना जहां होती है उस प्रदेश का विकास होता है, उस देश का विकास होता है। सामाजिक संरचना को जो है तोड़ने की कोशिश जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखी गई, उसका फायदा बीजेपी को तो बड़ा हुआ है, क्योंकि जाति के आधार पर जब बांटा गया है और कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर जब बटे हैं लोग, तो उसका फायदा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग जो हरियाणा में जाट बाहुल इलाके कहे जाती है, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की ओर। मेरा राहुल जी यहाँ मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा एक कृषक प्रदेश है। हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो पूरी ग्रामीण और कृषि पर आधारित है, और जो कृषक और ग्रामीण समाज है उसमें केवल जाट ही किसान नहीं है, उसमें किसानी के क्षेत्र में अन्य जातियां भी उतनी ही अच्छे तरीके से लगी हुई हैं। तो वो जो एक कृषक समाज है, और आप देखिए कि जो किसान आंदोलन हुआ और किसानों के विरुद्ध जो 3 कानून आए, और किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है हरियाणा में, और जो कृषि नीतियां केंद्रीय सरकार की रही, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों पे रहा। और भारतीय जनता पार्टी के इतने समय के दौरान किसानों की जो मूल समस्याएं थी, उनके कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं हो पाए। तो ये जो सारा कृषक समाज है, इसमें जाट भी हैं, इसमें सैनी भी हैं, इसमें गुर्जर भी हैं, इसमें अहीर भी हैं, इसमें अनुसूचित जातियों से जो अलग जातियां हैं वो भी हैं, और श्रमिक वर्ग भी है। तो ये मिलके एक पूरा समाज कृषक समाज बनता है, और इस कृषक समाज में एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे पे निर्भरता रहती है, जो पिछले 10 सालों में विभाजन के बाद जब ग्रामीण समाज ने देखी, तो उसके बाद से अब ये स्पष्ट होने लगा है कि जो सर्व समाज है उसका जो एक 36 भाईचारे का अगर कोई साझा उम्मीदवार होता है, वो भले किसी भी जाति से हो, तो उसको प्राथमिकता समाज देता है, और उसी पे मुझे लगता है कि ये चुनाव अब आने वाले समय में टिकने वाला। बिल्कुल, मैं जगदीप जी, मैं कई दिनों से जो है हरियाणा की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आपसे भी बातचीत होती रही है, और मैं लगातार लोगों के बीच के पिछले कुछ दिनों से जब जा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जहां आप देखें कि सबसे ज्यादा चर्चा है टिकट को लेकर, इसीलिए मैं बार बार इस बात को जोर दे रहा हूं। देखिए, जाट और नॉन जाट की इस लड़ाई में बहुत नुकसान जो है कांग्रेस को भी हुआ और पूरे हरियाणा को भी इसका हुआ। तो मुझे आज अब समझ ये आया है वहां की राजनीति को समझने के बाद कि यहाँ का जो व्यक्ति है वो इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो भाईचारे की बात आज करता हुआ दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं उस भाईचारे की जब बात हो रही है, तो यहाँ जो टकराव है, वो जो राजनीतिक टकराव है, वो भी कहीं ना कहीं कड़ा होता दिखाई दे रहा। लेकिन मेरा एक जो सवाल है, मैं थोड़ा सा उस पर आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए, अधिकतर जो सीटें हैं, क्योंकि जातियों का प्रभाव कई राज्यों में हमने इन लोकसभा चुनाव में देखा है, और यहाँ पर यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं जहां ज्यादा प्रभाव बाहुल्य सीट होती है, वहां पर कैंडिडेट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ
क्योंकि सामंजस्य बनाने के लिए, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है तो हम कांग्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्या लगता है कि कांग्रेस को कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पर 36 बिरादरी, 36 समाज के जो सभी जो समाज के लोग हैं वो एकजुट आए और एकजुट आकर जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश हो कि यहाँ ना जाट है, ना सैनी है, ना अहिर है और ना यहाँ पर गुजर है। तमाम जो लोग हैं, अगर लगता है कि एक गुजर और 20 जाट को इकट्ठा कर कर अगर उनका वोट एकजुट कर सकता है, क्यों ना इस पर इसकी एक पहल होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस सामंजस्य को, इस सामाजिक संरचना को बनाने के लिए कांग्रेस को कुछ इस तरह की पहल करनी चाहिए या फिर दूसरे दलों को भी? राहुल जी, मुझे लग रहा है कि अभी पिछले काफी वक्त से ये पहल समाज ने अपने आप की है, जिसको अब राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार करना होगा। राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरीके से जिस तरह से अपनी राजनीति सधाने के लिए अलग अलग जातियों को अलग अलग तरह से जो आगे रखा या उनको सधाने की कोशिश की, लेकिन अब ये लगने लगा है कि सर्व समाज का जो एक विचार है वो हरियाणा की राजनीति में काफी सशक्त होता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में जैसे कहा जा रहा था कि जो अनुसूचित जातियां हैं या पिछड़ा वर्ग है वो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बन चुका है लाभार्थी होने के तहत, लेकिन अभी वो मिथ भी टूट गया है इन्हीं लोकसभा चुनाव में। जिस प्रकार से अन्य पिछड़ा जातियों ने और जो सामाजिक अनुसूचित जनजाति वर्ग है उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि हरियाणा की दो जो आरक्षित सीटें हैं जिसमें एक सिरसा है और एक अंबाला लोकसभा सीटें, दोनों की दोनों कांग्रेस ने जीती हैं। और जहां तक दूसरी बात आती है कि हरियाणा की जो जाटों की गढ़ है जिसमें हिसार है, रोहतक है, सोनीपत है, ये तीनों की तीनों जाटों की गढ़ की सीट 3 जाट कैंडिडेट ने जीती है, जहां कोई भी विवाद आपस में जाट और गैर जाट का नहीं रहा। और इसी प्रकार से अगर हम कहें तो अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो सीटें बचती हैं, वहां भी बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस को की तरफ लोगों ने समर्थन किया है, उनको मतदान किया है। हालांकि वो कांग्रेस सीटें नहीं जीत पाई, पर फिर भी ये सारे लोकसभा चुनाव में जो एक तरीका देखने को मिला, एक विधि जो सामने आई है मतदान की, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा की इस धरती से फिर सर्व समाज का जो एक विचार है, उस प्रकार का जो राजनीति है, उसी का आगे आने वाले समय में हरियाणा प्रदर्शन करने वाला है। और हरियाणा का समाज ये समझ चुका है कि विभाजन कोई समाधान नहीं है राजनीति में। राजनीति में एकजुट होकर किसी भी पक्ष को स्वीकार कर लेना या पक्ष को समर्थन करने से ही सारे समाज का संपूर्ण लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अब आने वाले समय में हरियाणा में दिखाई देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और आगे चर्चा हम लगातार इस तरह की आपसे करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, दरअसल हमारा इस डिबेट को, इस चर्चा को करने का सीधा मकसद यही है कि सर्व समाज की बात हरियाणा इस बार किस तरह से कर रहा है। आखिर इस बार जो है हरियाणा का मूड क्या होने जा रहा है, और कांग्रेस वर्सेस भाजपा के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा कहीं ना कहीं शिक्षा के मुद्दों पर भी होनी है, और चर्चा कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर भी होनी है जो किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर कृषक समाज ने देखे हैं। क्योंकि कृषक समाज की बात इसलिए जरूरी हो जाती है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में ही बड़ी संख्या में यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटा हुआ था, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और अब जब विधानसभा का चुनाव यहाँ पर होना है तो इस विधानसभा के चुनाव में उसका कितना असर होगा, और सर्व समाज के हित में रखते हुए इस बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह का टिकट बंटवारा करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।